नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। कक्षा 8 की भूगोल की किताब से निकले 50 सवाल जवाब, और हम इससे एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, किसी देश के लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं या सबसे बड़ा बोझ? और ये जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। और इन स्रोतों का जो सबसे पहला और साफ संदेश है वो ये कि लोग किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। संपत्ति? हाँ, संपत्ति ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब जमीन, खनिज या कारखानों से भी ज्यादा कीमती हैं। उस देश के नागरिक? बिल्कुल। पर क्यों? ऐसा क्या है इंसानों में? स्रोत इस पर एक सीधी सी बात कहते हैं कि इंसान ही वो संसाधन है जो बाकी सभी संसाधनों को इस्तेमाल के लायक बनाता है। सही बात है। सोना जमीन के नीचे पड़ा रह जाएगा अगर कोई उसे निकालने वाला ना हो, या तराशने वाला ना हो। बिल्कुल। नदियां बहती रहेंगी अगर कोई उन पर बांध बनाकर बिजली पैदा करने वाला ना हो। तो मतलब संसाधन बनते नहीं, बनाए जाते हैं। हाँ, और उन्हें बनाने वाली शक्ति है मानव शक्ति और कौशल। यही इन स्रोतों का मूल विचार है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है जिसे हम जनसंख्या कहते हैं, ये उनकी काबिलियत की बात है। अच्छा, इसीलिए अर्थशास्त्री इसे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल। पूंजी या कैपिटल, ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है इंसानों के लिए। ये तो हम मशीनों या पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और यही सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे एक मशीन उत्पादन करती है, वैसे ही एक कुशल और ज्ञानी व्यक्ति भी अपने काम से समाज में मूल्य जोड़ता है। तो इस पूंजी में क्या क्या शामिल है? स्रोत बताते हैं कौशल, ज्ञान और क्षमता। ये वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को उत्पादक बनाती हैं। ठीक है, तो अगर इंसान एक पूंजी है, तो इस पूंजी को बनाया कैसे जाता है? इसका कच्चा माल क्या है? इन स्रोतों के अनुसार इस पूंजी की नींव दो चीजों पर टिकी है, शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण? हाँ, शिक्षा आपको सोचने का तरीका सिखाती है, दुनिया को समझने का नजरिया देती है, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उस ज्ञान को किसी खास काम को करने के हुनर में बदलती है। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या स्रोत सिर्फ किताबी शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में कौशल या स्किल शायद ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत प्रशिक्षित कार्यबल पर जोर देते हैं, जो दिखाता है कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। अच्छा। एक इंजीनियर जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और एक इंजीनियर जिसने मशीनों पर काम भी किया है, दोनों में फर्क है। तो शिक्षा वो क्या है और प्रशिक्षण वो कैसे है? बिल्कुल, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक शिक्षित लेकिन अप्रशिक्षित व्यक्ति शायद जानता बहुत कुछ हो पर कर कुछ न पाए। एक बात जो इन स्रोतों से बिल्कुल साफ होती है वो ये कि मानव विकास कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक साइकिल की तरह है। स्रोत 3 चीजों पर जोर देते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ये एक बेहतरीन एनालॉग है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो पूरी साइकिल ही रुक जाती है। ये सच में एक चक्र है। देखिए, बेहतर शिक्षा से बेहतर नौकरी मिलती है, और ज्यादा आय के मौके। हाँ, और ज्यादा आय से आप बेहतर खाना और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सकते हैं। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तभी तो आप ठीक से पढ़ या काम कर सकते हैं। एक बीमार बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं लगा सकता, और एक बीमार कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। ये तीनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है ना? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ, वो भी तो इन्हीं 3 पैमानों पर दुनिया के देशों को रैंक करता है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये विश्व स्तर पर स्वीकृत विचार है। स्रोत इसे HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, ये एक दिलचस्प शब्द है क्योंकि ये लोगों को एक संसाधन के तौर पर देखता है जिसे डेवलप किया जाना है। वैसे आज की दुनिया में कुछ लोग इस शब्द पर सवाल उठाते हैं और ह्यूमन कैपेबिलिटी जैसे शब्दों को तरजीह देते हैं। अच्छा। हाँ, जो व्यक्ति की अपनी क्षमता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, ना कि सिर्फ अर्थव्यवस्था में उसकी उपयोगिता पर। लेकिन मूल विचार वही है कि लोगों को बेहतर बनाना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, निवेश करो, कौशल बढ़ाओ, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। क्या स्रोत उन रुकावटों के बारे में भी बात करते हैं जो इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं? करते हैं। पहले सकारात्मक चीजों की बात करते हैं।
वो कौन से इंजन हैं जो इस मानव पूंजी को बढ़ाते हैं? सबसे बड़ा इंजन तो जाहिर है शिक्षा और प्रशिक्षण ही है। स्रोत कहते हैं कि प्रशिक्षण का सीधा मकसद है कौशल बढ़ाना। कौशल बढ़ाना। हाँ, जब लोग सीखते हैं तो वे चीजों को बेहतर, तेज और ज्यादा कुशलता से करने के नए तरीके खोजते हैं। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है और वो है स्वास्थ्य और पोषण। हाँ, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, ये कहावत तुमने सुनी है। लेकिन इसका आर्थिक पहलू क्या है? इसका सीधा आर्थिक पहलू है कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। हाँ, एक कुपोषित या बीमार समाज कभी भी एक उत्पादक समाज नहीं बन सकता। लोगों की ऊर्जा का स्तर कम होगा, वे ज्यादा छुट्टियां लेंगे और उनकी काम करने की उम्र भी कम हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए अच्छा पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ठोस आर्थिक निवेश है। सही कहा। आपने निवेश शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जगह स्रोत कहते हैं कि मानव संसाधन में किए गए निवेश को खर्च नहीं बल्कि पूंजी निर्माण माना जाता है। ये सच में एक क्रांतिकारी विचार है। इसे ऐसे समझें, जब कोई कंपनी एक नई फैक्ट्री लगाती है तो हम उसे पूंजी निवेश कहते हैं, क्योंकि तो फैक्ट्री भविष्य में मुनाफा देगी। बिल्कुल। ठीक उसी तरह जब कोई देश अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा लगाता है तो वो भी एक निवेश है, वो पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि भविष्य के लिए एक संपत्ति तैयार कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक खेत में बीज बोते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य वो बीज हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। आप तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं कि भविष्य में ये कई गुना होकर लौटेगा। बिल्कुल सही। एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में उस शुरुआती निवेश से कहीं ज्यादा मूल्य पैदा करता है। वे एक चलती फिरती सोचती समझती आर्थिक संपत्ति बन जाते हैं। तो ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। अब आते हैं उन चीजों पर जो इस संपत्ति को, इस पूंजी को कमजोर करती हैं। हाँ, जो इसे जंग की तरह खा जाती हैं। स्रोत कई बातों का जिक्र करते हैं। सबसे पहली और सीधी चोट है कुपोषण। ये उस पूंजी के आधार यानी शरीर पर ही हमला है। और फिर आती है अशिक्षा। एक अशिक्षित व्यक्ति नई तकनीक या नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाएगा, जिससे पूरी टीम या कंपनी की उत्पादकता कम हो सकती है। सही बात है। और अगर स्वास्थ्य सेवाएं ही ना हो तो नतीजा सीधा है, कार्यक्षमता में गिरावट। जब लोग आसानी से बीमार पड़ते हैं और उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगता है तो देश का कुल उत्पादक समय बर्बाद होता है। लेकिन इन सब में श्रुत एक समस्या को सबसे बड़ा मानते हैं। हाँ, एक ऐसी स्थिति जो बनी बनाई पूंजी को भी बेकार कर देती है। और वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी, ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? एक तरफ हम कह रहे हैं कि लोग देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं और दूसरी तरफ वही संपत्ति घर पर बेकार बैठी है। यही तो इस विषय का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ी चुनौती है। आपने पूंजी निर्माण की बात की थी, मतलब लोगों पर किया गया निवेश। तो क्या इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक आर्थिक बर्बादी है? बिल्कुल। हम उस पूंजी को बेकार जाने दे रहे हैं जिसे बनाने में सालों लगे। ये एक प्रशिक्षित डॉक्टर या इंजीनियर के घर पर बेकार बैठने जैसा है। देश ने उनकी शिक्षा पर निवेश किया, उनके परिवार ने निवेश किया, और अब देश उनके कौशल का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। ये एक राष्ट्रीय क्षति है। और भारत के संदर्भ में स्रोत दो और गहरी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं जो इस बेरोजगारी को और बढ़ाती हैं। असमान शिक्षा और असमान अवसर। मतलब अच्छी शिक्षा या अच्छे मौके कुछ ही लोगों तक सीमित हैं। हाँ, और जब ऐसा होता है तो आप देश की एक बड़ी आबादी की क्षमता को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। चलिए अब जनसंख्या के समीकरण पर आते हैं। हमने शुरू में कहा था कि आबादी वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। तो ज्यादा आबादी होना, क्या ये हमेशा एक अच्छी बात है? स्रोत तो इस पर शंका जताते हैं। हाँ, क्योंकि ज्यादा आबादी का मतलब है संसाधनों पर ज्यादा दबाव। ज्यादा दबाव। अगर आपके पास 100 लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल और नौकरियां हैं और आबादी बढ़कर 200 हो जाए तो उन्हीं संसाधनों पर दबाव दोगुना हो जाएगा। हर किसी के हिस्से में कम आएगा और गुणवत्ता गिरेगी। स्रोत यहाँ तक कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का एक नतीजा गरीबी का बढ़ना भी हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आज जापान और कई यूरोपीय देश घटती आबादी से परेशान है। बिल्कुल। तो क्या कम आबादी भी एक समस्या है? बिल्कुल है। घटती जनसंख्या का सीधा मतलब है कार्यबल में कमी। मतलब काम करने वाले हाथ ही कम हो जाएंगे। कौन चलाएगा फैक्ट्रियां, दफ्तर, खेत? आपकी अर्थव्यवस्था से कुढ़ने लगेगी। तो संतुलन ही कुंजी है। हाँ,
एक ऐसी आबादी जो न तो संसाधनों पर बोझ बने और न ही इतनी कम हो जाए कि विकास ही रुक जाए। और सिर्फ संख्या ही नहीं, ये भी मायने रखता है कि आबादी रहती कहाँ है। स्रोत बताते हैं कि हमारे देश में पलायन यानी माइग्रेशन ज्यादातर गांव से शहर की ओर हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है शहरों में मौजूद रोजगार के बेहतर अवसर। ये जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी का एक क्लासिक पैटर्न है। हाँ, लोग वहां जाते हैं जहां उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद होती है। यह हमें बताता है कि विकास कहाँ केंद्रित है और कहाँ अवसर पैदा करने की जरूरत है। तो हमने समझ लिया कि मानव संसाधन क्या है, इसे क्या बनाता है और क्या बिगाड़ता है। अब सवाल यह है कि इसे जमीनी स्तर पर प्रबंधित कैसे किया जाता है। एक कंपनी के स्तर पर और एक देश के स्तर पे। पहले कंपनी की बात करते हैं। कंपनी के स्तर पर इसे मानव संसाधन प्रबंधन या HRM कहते हैं। स्रोत इसके 3 मुख्य काम बताते हैं: सही लोगों की भर्ती करना, उन्हें काम के लिए प्रशिक्षित करना और उनका वेतन भत्ता वगैरह प्रबंधित करना। मतलब ये सुनिश्चित करना कि सही काम के लिए सही कौशल वाले लोग हों और वे प्रेरित होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की क्या भूमिका है? सरकार नीतियां बनाती हैं जो इस पूरी मानव पूंजी को दिशा देती हैं। जैसे स्रोत बताते हैं कि साक्षरता दर बढ़ाने का सरकारी अभियान सिर्फ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, उसका बड़ा मकसद मानव संसाधन का विकास करना है। बिल्कुल। सरकार ये समझती है कि एक शिक्षित नागरिक देश के विकास में ज्यादा योगदान देगा। इस सब का आर्थिक विकास से क्या सीधा रिश्ता है? रिश्ता बहुत गहरा और सीधा है। स्रोत इस बात को साफ तौर पर कहते हैं कि एक विकसित मानव संसाधन आर्थिक विकास को गति देता है। आर्थिक विकास को गति देता है? हाँ, जब आपके पास एक कुशल, स्वस्थ और शिक्षित आबादी होती है तो देश में नवाचार यानी इनोवेशन होता है, उत्पादकता बढ़ती है, नए उद्योग लगते हैं और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कुशल लोग सिर्फ नौकरियां करते नहीं हैं, वे नई नौकरियां पैदा भी करते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात जो स्रोत में है, भारत में पहले एक पूरा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से था। हाँ, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, यह एक सांकेतिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये दिखाता है कि नीति निर्माता अब इस बात को और भी ज्यादा मजबूती से मान रहे हैं कि मानव संसाधन के विकास की जड़ में, उसके केंद्र में शिक्षा ही है। ये शिक्षा को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है। हाँ, अंततः जैसा कि स्रोत का निष्कर्ष है, किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास कितने खनिज या कितनी जमीन है, बल्कि इस बात पर कि उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता कैसी है। सही कहा। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहली, मानव संसाधन सिर्फ लोगों की गिनती नहीं, बल्कि उनका कौशल, उनकी क्षमता और उनका स्वास्थ्य है। दूसरी, यह एक पूंजी है जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे निवेशों से बनाया जाता है। सही। और तीसरी, यही वो असली संपत्ति है जो किसी भी देश के आर्थिक विकास की रफ्तार तय करती है। और मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि जनसंख्या एक दो-धारी तलवार है। ये चुनौती भी बन सकती है और अवसर भी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसकी गुणवत्ता पर कितना निवेश करते हैं। बिल्कुल। असमान अवसर और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां इस अनमोल संपत्ति के पूर्ण उपयोग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिनसे निपटना किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी काम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि तकनीकी शिक्षा रोजगार बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है और एक विकसित मानव संसाधन आर्थिक विकास को बढ़ाता है। ये इस सवाल को जन्म देता है, भविष्य के कौशल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आज शिक्षा और प्रशिक्षण में किए गए निवेश आने वाले दशकों में किसी देश के आर्थिक भविष्य को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या हमारी आज की शिक्षा हमें कल की दुनिया के लिए तैयार कर रही है?